सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए है। 10th क्लास का जो है पेपर है 7 तारीख को और सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस के अलग अलग बुकें होती है, 4 बुक्स हैं हमारी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो पिछली वीडियो में हमने जो है पॉलिटिकल साइंस की बुक पे बात की थी, रिवीजन की। आज की बुक पे हम बात करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स की है और काफी फायदेमंद करेगी पेपर में। तो शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स की रिवीजन। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है बच्चों डेवलपमेंट यानी कि विकास। किसी भी देश के लिए विकास बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी देश का तरक्की जो होती है वो उसके नागरिकों को अच्छा जीवन प्रदान करती है और कहीं ना कहीं उसको एक अच्छी अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक होती है। अगर हम बात करें विकास के बारे में तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के बारे में जो देखी जाती है वो क्या क्या चीजें देखी जाती है कि कौन देश कैसे विकास कर रहा है, कितना विकसित है। सबसे पहले तो एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल, जिस देश के लोग ज्यादा साक्षर होंगे वो ज्यादा विकसित होगा। ठीक है। हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल, जहाँ पे हेल्थ इश्यूज सही हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, लोग स्वस्थ है, तो वहाँ सीधी सी बात है लोग डेवलप ज्यादा कहे जाएंगे। जिसकी पर कैपिटा इनकम अच्छी है तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आता है। कंपेयरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें तो पर कैपिटा इनकम को देखा जाता है। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है कि टोटल टोटल इनकम को अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो आपका जो है पर कैपिटा इनकम मिल जाती है, प्रति व्यक्ति आय होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बच्चों क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक देश के निवासी कितने साल जिएंगे। जिस देश के लोग जितने ज्यादा जीते हैं उतना ही वो विकसित कहलाता है। लिटरेसी रेट की बात करें तो हिंदी में इसको साक्षरता दर कहते हैं कि कितने बच्चे पढ़े लिखे लोग हैं, कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं। साधारणतः तो एक ही 7 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो साधारण शब्दों को पढ़ व लिख समझ सके, यही साक्षरता की जो है डेफिनेशन है। ग्रॉस एनुअल रेट रेशियो कितना नामांकन हो रहा है, ये उसके इंडेक्स है। कंपेयरिंग की बात करें तो इन्फेंट मोरालिटी रेट क्या है, मतलब जो बच्चों की मृत्यु दर है वो कितनी है। अगर कम है तो विकसित हो जाएंगे, ठीक, कम है, ज्यादा है तो वो विकासशील देश की पहचान है। लिटरेसी रेट आपको पता ही बता ही दिया मैंने। नो अटेंडेंस रेशियो। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। 3 तरह की कंट्रीज होती हैं। सबसे पहले होती है रिच कंट्री, जिसमें पर कैपिटा इनकम जो होती है मोर देन $49,300 जिनकी होती है। डेवलपिंग और मिडिल इनकम कंट्री वो होती है जिनकी जो है 2500 से $49,300 तक होती है। और लो इनकम क्राइटेरिया में जो होते हैं वो 2500 से $100 से पर एनम से कम हो। मेन पॉइंट्स क्या है डेवलपमेंट के, आइए जान लेते हैं। डेवलपमेंट इज द जनरल डिफाइंड एज ए ग्रोथ। सम ऑफ द इंपोर्टेंट गोल्स आर सीकिंग मोर इनकम, मतलब इनकम को बढ़ाना, इक्वल ट्रीटमेंट, सबको समानता देना, फ्रीडम, स्वतंत्रता, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, मतलब सबको ये चीजें प्राप्त हो। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलप गोल्स, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर द अदर। हो सकता है एक ही के व्यक्ति के लिए वो डेवलपमेंट हो, दूसरे के लिए वो ना हो। पर कैपिटा इनकम आपको मैंने अभी बताया था, टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। बच्चों एक इसमें होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ग्रोथ इस तरह से की जाए कि जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसका प्रयोग कर सके। इस डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि हम जो भी संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं वो इस तरह से करें कि आने वाली जनरेशन भी उसका प्रयोग कर सके। नेशनल डेवलपमेंट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ ए नेशन टू इम्प्रूव लिव्स इन द सिटीजन। राष्ट्रीय विकास का मतलब होता है कि जो अपने नागरिकों की वो जो है जीने की क्षमता है वो बढ़ाई जाए, रहन सहन को अच्छा करा जाए। मेजर ऑफ इम्प्रूवमेंट में भी मेटेरियल सच एबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर इटीसी सब चीजें उसे मिले, बेसिक स्ट्रक्चर चीजें हैं, हेल्थ एजुकेशन वगैरह। और ह्यूमन डेवलपमेंट को एक इंडेक्स होता है जिसमें जो है लिटरेसी रेट, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम वगैरह, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है। इसी के आधार पर डेवलपमेंट बताया जाता है। फिर इन्फेंट मोरालिटी रेट कैन बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन, मतलब वो ये 1000 बच्चों के पीछे जितने बच्चे बेचारे एक्सपायर हो गए
1 साल से नीचे वो इन्फेनेट मोरालिटी रेट कहलाता है, जिसको कहते हैं हम शिशु मृत्यु दर। लिटरेसी रेट क्या है, साक्षरता दर क्या है बच्चों? साक्षरता लिटरेसी रेट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेसी पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 7 एंड अबव, यानी कि 7 साल से ऊपर के लोग जो है अगर पढ़ लिख समझ सकते हैं तो वो लिटरेसी रेट है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम हो गया, बीएमआई भी हो गया। बीएमआई कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है, हाइट और वेट के हिसाब से। एचडीआई भी हो गया। ये कह रहा है जो एचडीआई में भारत की जो रैंकिंग है वो 131 है। चैप्टर नंबर 2 पे चलेंगे हम, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। बच्चों हमारे पास कई सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। उनके ऊपर हम बात इस चैप्टर में करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर्स क्या होता है। प्रोड्यूसिंग अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज एन एक्टिव ऑफ प्राइमरी सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड सो ऑन। मतलब जो प्राइमरी एक्टिविटीज में लगे रहते हैं, चाहे वो खेती करना हो, ठीक है, चाहे पशुपालन वगैरह हो, ठीक है, तो ये सब जो है प्राइमरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर आप जानवरों को पालेंगे यानी कि पशु पालेंगे या खेती करेंगे, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो बच्चों गांव में ज्यादातर कौन से सेक्टर में लोग लगे होते हैं? प्राइमरी सेक्टर में लगे होते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द बी एसोसिएट विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है जो प्राइमरी सेक्टर्स का, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर करके जो है तैयार करते हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। मैं एग्जांपल के लिए तौर पर बता देता हूँ, अभी इससे यहाँ समझते हैं। सच एज यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम प्लांट मेकिंग आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन और ईटीसी। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये इसने एग्जाम्पल दे दिए। मान लो आपने गन्ना लिया, ठीक है, गन्ने से आपने क्या बनाई? चीनी बनाई। तो जो गन्ने से जो चीनी बनाएंगे वो सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। जो फैक्ट्री वगैरह है वो भी सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल होती है, जहां पे भी जो है वस्तुओं को बनाया जाता है। टेरिटरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र जिसको कहते हैं, दिस एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड्स, ये कोई वस्तु नहीं बनाते, बट दे आर एन एड एंड सपोर्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन, ये जो है सपोर्ट करते हैं इनको बनाने में। दिस सेक्टर इज नोन एज द सर्विस सेक्टर, यानी कि इसको सर्विस सेक्टर कहते हैं। सच एज ट्रांसपोर्ट सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, ये सब जो है टेरिटरी सेक्टर के अंदर आते हैं। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट मतलब आपको समझ गए, प्राइवेट पार्ट होता है जो है, एक गवर्नमेंट होता है, एक प्राइवेट होता है। जो जो प्राइवेट हिस्सा है, जो प्राइवेट पार्ट है इंडस्ट्री का, वो प्राइवेट सेक्टर कहलाता है। पार्ट ऑफ ए कंट्री इकोनॉमिक सिस्टम रन बाय इंडिविजुअल एंड कंपनीज, यानी कि जो वही जो कंपनियों के द्वारा या इंडिविजुअल के द्वारा रन किया जाता है वो प्राइवेट सेक्टर कहलाता है। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को कहा जाता है। यूजुअली कंप्राइज द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ओन और अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है बिल्कुल तरीके से काम करते हैं, फिक्स वर्कर रखते हैं, रेगुलर काम करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर इज द सेक्टर वेयर द एम्प्लॉय टर्म्स आर फिक्स्ड, रेगुलर एंड एम्प्लॉय गेट एश्योर्ड वर्क, उनको फिक्स होते हैं, रेगुलर होते हैं, एश्योर्ड होते हैं, उनको जो है लगातार काम में मिलता है। जो भी सरकारी महकमे है वो ऑर्गेनाइज्ड ही है, और एमएनसी कंपनियां वो ऑर्गेनाइज्ड ही है कहीं ना कहीं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा है? इज ए सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर नॉट फिक्स्ड, रेगुलर एज वेल एज इंटरप्राइजेज आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। जो 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 छोटी मोटी कंपनियां हो गई या आसपास के लोग जो हो गए आपके, वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं, जो अपना काम धंधा करने में लग रहे हैं। इनका ना फिक्स सैलरी होती, ना ही रेगुलर इनका काम होता है, ठीक है, और इनको गवर्नमेंट में भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। बच्चों पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जिसको जीडीपी कहते हैं हिंदी में, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी जे मॉनेटरी मेजर्स दैट मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए पीरियड, यानी कि जो हम तीनों सेक्टर ने, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर ने जो गुड्स प्रोड्यूस किया है उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो हमारी जीडीपी कहलाती है। When more people are working that is needed, even if people are removed from the work, does not affect the total production. This situation is called distinctions अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि कहने का तात्पर्य इसे हिडन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, जहां पे आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए खेत में लोग काम कर रहे हैं, 6 लोग लगे पड़े, बाद में घटा के कितने लगा कर दिए? 5 कर दिए, तब भी प्रोडक्शन उतना ही का उतना रहेगा। यानी कि जो एक बंदा ये लगा होता है ये फालतू लगा होता है। भारत में जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिप्शन एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो ज्यादा है।
फिर एक है पेपर में बच्चों आते ही आता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको कहते हैं मनरेगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये जो है 2005 में बनाया गया था, जिसमें कि 100 दिन का रोजगार देने की बात की गई थी। आपको पता है कि गांव में क्या होता है, गांव में आप देखते हो कि कुछ समय के लिए लोगों को रोजगार मिल जाता है और कुछ समय के लिए जो लोग खाली बैठ जाते हैं। जब वो खाली बैठते हैं तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कहाँ हो। जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपने सुना होगा, वो क्या है, वो यही तो है कि कुछ समय काम मिलता है, कुछ समय काम नहीं होता है। तो सरकार ने क्या हुआ है, जिस समय काम नहीं होता उसके लिए जो है मनरेगा की व्यवस्था करी है, क्योंकि फसल कटाई, बुआई, इस टाइप तक तो और उसको रोजगार मिलता है, बाकी टाइप पे नहीं मिलता। तो उसी रोजगार की पूर्ति के लिए मनरेगा बनाया गया, जो 2005 में जो है लाया गया था, और 100 दिन का रोजगार देता है। इफ इट फॉल टू डू सो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। अगर कार्य नहीं होगा तो उसमें तब भी पैसे मिलेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है, या तो वो काम करवा लें, और काम नहीं करवाएंगे तब भी लोगों को पैसा मिलेगा। 100 दिन का रोजगार गवर्नमेंट देती है। इसमें क्या काम कराए जा सकते हैं, प्राइमरी और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काम कराए जा सकते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री में, मतलब वो मनरेगा से कुछ भी काम करवा सकता है पैसे देने के लिए, क्योंकि पैसे तो देने ही है, सरकार की तरफ से आया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। चैप्टर नंबर 3 मनी और क्रेडिट की बात करता है। सबसे पहले बात करेंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है। बच्चों अभी तो क्या होता है कि आप दुकान पे जाते हो तो कोई सामान लेने के बदले उसको पैसे दे देते हो, पहले पैसा नहीं हुआ करता था। तो उस स्थिति में क्या होता है कि लोग के पास, एक के पास ए वस्तु है, उसके पास बी वस्तु है, वो ए के बदले बी वस्तु ले लेता है, तो इसको ही बार्टर सिस्टम कहा जाता है। वेन गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज और गुड्स देर इज ए नो यूज ऑफ मनी, इट्स कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है, दोनों के पास जो है क्या है, गुड्स है, और वो हम क्या करते हैं, आप आपसे एक्सचेंज कर लेते हैं। आप कई बार देखते हो आपके पड़ोस में भी आता होता का। हालांकि अब बार्टर सिस्टम बहुत कम होता है, पर पहले बहुत ज्यादा होता था। जैसे मान लो आप दुकान पे सामान लेने गए, तो आपने गांव में गए होगे तो अनाज दे दिया होगा, तो वही बार्टर सिस्टम है। पहले ये बहुत लार्ज लेवल पे हुआ करता था, फिर बाद में मनी आ गई, प्रॉब्लम खत्म हो गई। मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन, यानी कि मनी का जो प्रयोग किया जाता है वो ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है। इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ डबल कॉन्सिडेंस वांट्स, यानी कि एक डबल कॉन्सिडेंस वांट्स की प्रॉब्लम हुआ करती थी। क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी, मान लो बच्चों ए के पास गेहूं है, पीठ है, और बी के पास जो है चावल है, यानी कि राइस है। अब इन दोनों के बीच में विनिमय के एक्सचेंज कैसे होगा, बी वाले को गेहूं चाहिए होंगे और ए वाले को चावल चाहिए होंगे। अब मान लो ए वाले को तो चावल चाहिए, परंतु बी वाले को गेहूं नहीं चाहिए, तो इनका कोई लेन देन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेन देन में दोनों की इच्छाएं पूर्ति होनी जरूरी है। इसको डबल कॉन्सिडेंस वांट्स प्रॉब्लम्स कहते थे, और मनी के आने से ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। When both parties have to agree to sell and buy each other's commodity, this is known as a double coincidence of wants। ठीक है, मतलब वो एक वस्तुएं जो है आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, और कई कई प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है कि वो एक्सचेंज नहीं हो पाता। मैंने आपको बता दिया। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, आप जो हम आसपास देख रहे हैं वो मनी किस फॉर्म्स में आपको दिखती है। पेपर नोट्स के, जो हम पेपर का यूज करते हैं, आपको पता है ना, जो नोट्स आपके पास है वो पेपर नोट्स ही तो है। डेबिट कार्ड है, बैंक में आपका खाता खुलने के बाद आपको डेबिट कार्ड दे दिया जाता है, और आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। फिर क्रेडिट कार्ड होता है। बच्चों डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या है, डेबिट कार्ड में जो है आप उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना कि आपको बैंक अकाउंट में है, जबकि क्रेडिट कार्ड में एक तरह से एक आपका उधार कार्ड है, वो आपको दे दिया जाता है एक लिमिट के द्वारा। मान लो एक लिमिट है 1 लाख रुपए, ठीक है, तो आप 1 लाख तक खर्चा कर सकते हो, और उसके बाद जो है उसको चुकाना पड़ेगा। इसका अकाउंट बैलेंस से कोई मतलब नहीं होता। चेक का यूज करते हैं हम आजकल, यूपीआई का, फोन पे वगैरह यूज करते नहीं करते बच्चों। फोन पे हो गया, जी, और आपका कई तरह के जो है, और पेटीएम वगैरह, ये सब यूपीआई है। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का भी प्रयोग करते हैं मनी के फॉर्म्स में एक दूसरे को भेजने की ओर में। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है बच्चों, जो देश का जो सबसे बड़ा बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब भी आप कोई नोट यूज करते हैं तो उसमें देखना है ऊपर, सबसे ऊपर लिखा आता है टॉप पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या काम है। देखिए देश का पूरा जो मॉनेटरी सिस्टम है वो यूज करे तैयार करता है आरबीआई, और उसकी देखरेख जो करता है वो आरबीआई करता है। ठीक है, अब आरबीआई के मेन काम क्या है, नंबर 1 इश्यू ऑफ द करेंसी। सारी करेंसी जो है आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 1 रुपए का नोट और सिक्के, कॉइन्स जिसको कहते हैं,
ये जारी करेगा, इशू करेगा, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। बाकी सारे जो है आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं। मॉनिटर द वर्क कल्चर ऑफ बैंक एंड एसएचजी, सारे बैंक का जो क्या काम है, कैसे कर रहे हैं, उनको आरबीआई ही देखता है। प्रोवाइड डायरेक्शन रिगार्डिंग टर्म्स एंड इंटरेस्ट, सारी इंटरेस्ट क्या रहेगा, कैसे काम करेंगे, वो आरबीआई बताएगा। प्रोवाइड फीडबैक रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ इंडिया, मतलब वो जिस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी कर रहे हैं उन पर फीडबैक देता है और उनका सीआरआर अपने पास रखवाता है। ठीक है। और आपको पता है क्रेडिट एसेट ट्रैप का मतलब होता है कि कभी कभी उधार जो है कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदायक हो जाता है लोगों के पास। जो समझ लेते हैं, फार्मर शुड नॉट टेक्स ए लोन फ्रॉम ए मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंस ऑफ कल्टिवेशंस, बट अनफॉर्चुनेटली द क्रॉप वाज हिट बाय द पेस्ट एंड देयर वाज ए क्रॉप फेलियर। अब उसने क्या हुआ, लोन लिया पर उसकी जो फसल हो गई वो खराब हो गई। सो इज अनेबल टू रिपे द लोन एंड डेबिट ग्रो लार्जर इन द इंटरेस्ट, यानी कि लोन लिया तो था उसने फसल को उगाने के लिए, पर हुआ क्या है, उसकी फसल जो है खराब हो गई, तो जिससे वो क्रेडिट ट्रैप में फंस जाता है। Collaterate is assets that the borrower owns and use the guarantee to tender until the loan is repaid payment। और लोन के संबंध में ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रेट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है, मेड मेड मोड ऑफ रीपेमेंट्स वगैरह होता है। जब जब भी आप लोन लेते हैं तो आपको इन सारी चीजों का जो है मेन पॉइंट होते हैं उसमें। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? इट इज ए बेसिक आइडिया टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सोर्सेज फॉर द पुअर थ्रू ऑर्गेनाइज द रूरल पुअर स्पेशली वुमेन इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया जाता है जो आपस में जो है कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं महिलाओं को पैसे के लिए, पूर्ति के लिए। वर्क ऑफ एसएचजी आ जाता है बच्चों, कलेक्शन ऑफ सेविंग फ्रॉम मेंबर्स, जो भी इसके मेंबर होंगे उनसे सेविंग कलेक्ट करता है और सेविंग के आधार पे जो है प्रोवाइडिंग लोन विदाउट कोलेटरेट, मतलब इनको बहुत सस्ती दर पे जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है। प्रोवाइड लोन एट ए रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, और लोन मिलेगा कौन से? बहुत सस्ती दर पे मिलेगा। प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू डिस्कस वेरियस सोशल इशू, यहाँ पे आप अपनी बात को रख सकते हैं, प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। और नहीं द रूरल पुअर स्पेशली वुमेन, खासकर वुमेन्स को जो हेल्प करने के लिए और गरीबों को हेल्प करने के लिए एसएचजी बनाए जाते हैं। इसमें बेसिकली आरबीआई के फंक्शन पढ़ लेना, वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों चैप्टर नंबर 4 पे ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। बच्चों अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो पहले हुआ करती थी क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब कहता है इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होते थे। 1991 के बाद क्या हुआ, हमने जो है एलपीजी को अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके तहत जो है हमने इकोनॉमी को जो है फ्री कर दिया और बाउंडेशन को हटा ली और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे ज्यादा जोर दिया। तो वही जो था वो ग्लोबलाइजेशन था, जिसमें कि गुड्स का जो है, सर्विसेज का, आइडियाज का एक जगह से दूसरी जगह जो है मूवमेंट होने लग गया, एक देश से दूसरे देश में। हम जो विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट को यूज करते हैं वो क्या है, वो ग्लोबलाइजेशन के कारण तो है। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेसिंग ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन अमंग कंट्रीज, कंट्री अब सारी कंट्रियां मिल गई हैं गुड्स और सर्विसेज के मामले में, एक्सचेंज के मामले में। मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है इसमें। मूवमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, विदेशी कंपनी आके जो है इन्वेस्टमेंट करती है। आप देखते हैं बहुत सारी कंपनियां जो विदेशी है हमारे यहाँ पे काम कर रही हैं। मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आती है। और प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है, उसको बाहर बेचा जाता है, खरीदा जाता है। पहले की बात करें, जब ग्लोबलाइजेशन आने से पहले क्या होता था, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद क्या होता था। बच्चों पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबलाइजेशन कब आया, तो आप बताओगे ग्लोबलाइजेशन भारत में 1991 में आया। Until middle of the 20th country प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज विद इन कंट्री, मतलब कंट्रीज के बीच में हुआ करता था। What across the boundary were raw material, food, stuff and import finished goods, कुछ ही वस्तुएं थी। They own or control production is more than the nations. Now the multinational corporation इमर्ज हो गई हैं और ट्रेड वाज मेन चैनल, ऑर्गेनाइज कंट्रीज सेटअप्स, ऑफिस वगैरह, फंक्शन वगैरह करें। कहने का तात्पर्य क्या है कि ग्लोबलाइजेशन आने के बाद जो है सारी चीजों का विस्तार हुआ है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड ज्यादा बढ़ गया। फॉरेन ट्रेड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट। देखिए, एक होती है डोमेस्टिक मार्केट और एक होती है इंटरनेशनल मार्केट। ग्लोबलाइजेशन आने के बाद जो है इंटरनेशनल मार्केट भी बढ़ गई है और फॉरेन ट्रेड हो गया। फॉरेन ट्रेड किस बेस पे होता है? मान लो किसी के पास सोर्सेज ज्यादा है तो वो माल को बेचता है, किसी के पास कम है तो वो खरीदता है, ये इसी बेस पे चलता है।
Goods can be imported to expand the choice of goods for consumer. Production is two country now closely compete against each other. ठीक है. Prices tend to become equal. Important question. Factor that have enabled globalization. किन की वजह से जो है ग्लोबलाइजेशन जो है ज्यादा फला फूला. To liberalize import international trade start at the initiative of the developed countries. ये जो डेवलप कंट्री का इनिशिएटिव था. सेटअप रूल्स है रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड पर रूल बनाए गए. फोर्स डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स. उनसे कहा गया कि आप ट्रेड बैरियर्स हटा दीजिए. जो भी ट्रेड के लिए आपने जो ऐसे रूल रेगुलेशन बना रखे जिनसे कि ट्रेड नहीं हो पा रहा है उनको रिमूव कर लीजिए. डेवलप कंट्रीज हैव अनफेयर रिटेन ट्रेड बैरियर्स. और जो भी जितने भी बैरियर्स है उसको हटा लीजिए. और यही हुआ जो जो एलपीजी थी यानी कि लिबरलाइजेशन था. लिबरलाइजेशन के तहत कर ही ये गया था कि जितने भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन थी जो कि किसी इंडस्ट्री को लगने से रोक रहे थे वो सारे छोटे बेटे रूल को हटा लिया गया. वो लिबरलाइजेशन था. ठीक है. इवन लाइसेंस को भी खत्म कर दिया गया था. इसमें टैक्स को सिंपल बना दिया गया था. अब इम्पैक्ट क्या आया ग्लोबलाइजेशन का कंज्यूमर के लिए. एक तो क्वालिटी गुड्स मिलने लगी, लोअर प्राइस पे मिलने लगी, वैरायटी ऑफ चॉइसेस आ गई हमारे पास, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया. यानी ग्लोबलाइजेशन के आने से हमारे को सस्ती वस्तुएं मिलने लगी, अच्छी वस्तुएं मिलने लगी और वैरायटी वाली भी मिलने लगी. जॉब्स क्रिएट हुई. जब बड़ी बड़ी कंपनी आने लगी तो उन्होंने जॉब क्रिएट करना शुरू कर दिया. लोकल कंपनी सप्लाई रॉ मटेरियल टू एमएनसी हैव बिकम प्रोस्पेरियस. यानी कि जो अब बड़ी कंपनी आने लगती हैं तो उनसे वो जो है लोकल लोगों से माल लेती है जो फायदे करता है उनको भी. टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज कंपटीशन. और कंपटीशन होने से जो है कंपनियों को फायदा भी मिला. सब इंडियन कंपनीज आल्सो बट जैसे एमएनसी जैसे टाटा मोटर, एनबेक्सी, एशियन पेंट्स ये एमएनसी कंपनी में बदल गई. लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या करा. स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया 1991 में हुआ था. बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में रिमूव कर दिए गए. इट अलाउड फॉरेन कंपनीज टू सेट अप फैक्ट्रीज ऑफिस इन द इंडिया. और ये कहा गया कि आप आइए और भारत में जो है अपना ऑफिस सेटअप कीजिए, फैक्ट्री लगाइए. गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजिली. हमें सबसे जो मेन बातें तो बातें क्या ध्यान रखनी है इस चैप्टर में. ग्लोबलाइजेशन क्या है. ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल इंटीग्रेशन अराइजिंग फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ द वर्ल्ड व्यू, प्रोडक्ट, आइडियाज एंड अदर एस्पेक्ट्स. यानी कि यहाँ पे हर चीजों का एक्सचेंज हो रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, व्यूज का हो, आइडियाज का हो या अदर एस्पेक्ट्स का हो. एमएनसी क्या होती है आपने कई बार नाम सुना होगा. जो बच्चों बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना जिनके कई देशों में काम चल रहा होता है वो एमएनसी कंपनी कहलाती है. इज एन इंटरप्राइजिंग ऑपरेटिंग सेवरल कंट्री बट मैनेज फ्रॉम वन कंट्री और वन ग्रुप. यानी कि एक कंट्री की होती है और कई देशों में चल रही होती है. दैट ड्राइव ए क्वार्टर ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग आउटसाइड इट्स होम कंट्री. आपने जो पेप्सी वगैरह हो गई ये सब क्या है एमएनसी कंपनियां हैं, बाहर से चल रही हैं, कई देशों में चल रही हैं. तो बच्चों इस वीडियो में आपने जाना इकोनॉमिक्स के मेन मेन टॉपिक्स क्या थे और उनको एक्सप्लेनेशन को जाना. ठीक है. आशा करता हूँ आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. अच्छे से तैयारी कीजिए. फिर भी मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.